नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे ऊतक या टिश्यू। आज रिवीजन को थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि आपके टॉपिक्स बड़े हैं, जाइलम और फ्लोएम रहेंगे। तो देखिए, हमने स्थायी ऊतक स्टार्ट किया था। इसमें हमने संरक्षी ऊतक, एपिडर्मिस, कॉर्क, स्टोमेटा ये कंप्लीट किए। साथ ही सहायक स्थायी ऊतक जो थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में। देखिए, स्थायी ऊतकों में जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक दो प्रकार के ऊतक हमने पढ़े। सरल थे एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए, तो जटिल क्या रहेंगे? दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलेंगे? जटिल प्रकार के ऊतक। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, क्या मतलब है इसका? देखिए, जिनकी उत्पत्ति और संरचना चाहे समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होने चाहिए, वही क्या कहलाएंगे? आपकी दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका। जैसे कि जाइलम के अंदर हम चार प्रकार की कोशिका पढ़ने वाले हैं, वाहिका, वाहिनिका। इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा हम पढ़ने वाले हैं, जाइलम मृदुतक जिसे बोलेंगे, और जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर हम पढ़ने वाले हैं। तो चार प्रकार की कोशिका। देखिए, इनका नाम ही क्या है? जटिल। और जिनकी स्ट्रक्चर ही जटिल है, उनको एक प्रकार की कोशिका से तो काम चलेगा नहीं, इनको ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं। भूगर्भ से जल लेके आना पड़ रहा है, खनिज लेके आना पड़ रहा है, उसके बाद पूरे के पूरे जो पेड़ है उसमें उसको पहुंचाना पड़ रहा है ना। उससे सिर्फ भोजन निर्माण जो हो रहा है पत्तियों से, उसको फिर फर्दर स्टोर करना पड़ रहा है और पौधे के अन्य भागों तक ऊर्जा पहुंचानी पड़ रही है। तो इतने सारे काम करने के लिए ऊतकों को कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार के समूह की ज़रूरत होती है। तो वही क्या है? आपके जटिल प्रकार के ऊतक हैं। ओके, जटिल प्रकार के ऊतकों को हम संवहन ऊतक या वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। देखिए, दो शब्द होते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। एक तो होता है संवहन और दूसरा होता है परिवहन। ओके, संवहन का मतलब होता है वेस्कुलेशन या वेस्कुलर, और परिवहन हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ओके, देखिए, संवहन की जब हम बात करते हैं, संवहन का मतलब है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ये गति सिर्फ एक ही दिशा में होती है। संवहन हमेशा एक ही दिशा में होता है। ओके, लेकिन परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा है परिवहन क्या है? ट्रैफिक है आपका। ट्रैफिक क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मतलब ये कई दिशाओं में हो सकता है। ओके, यहाँ से लेकर इधर भी हो सकता है, इधर भी, या फिर वापस से फर्दर इधर भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये कई दिशाओं में हो सकता है। तो इतना सा याद रखना, कभी भी जाइलम फ्लोएम को परिवहन ऊतक मत बोलना, संवहन ऊतक ही बोलना, क्योंकि ये क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ को एक ही दिशा में संवहन करते हैं या संचारित करते हैं। ओके, इसी वजह से इनको संवहन ऊतक या वेस्क्यूलर बंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है जाइलम फ्लोएम को? संवहन ऊतक या वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर टिश्यूज। ओके, ये हैं आपके। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो बात करते हैं जाइलम के बारे में। देखिए, जाइलम जो है आपके, ये टर्म दी थी नागेली नामक साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट थे? नागेली। याद कीजिए, जब मैंने आपको आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें एक नाम तो आया था रुडोल्फ विर्चो का, जिन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। और उनके हेल्पर या सहायक कौन थे? नागेली। ये नाम भी मैंने बताया था, और मैंने वहाँ कहा था कि जब जाइलम फ्लोएम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये साइंटिस्ट वापस आएंगे। तो जाइलम फ्लोएम का नाम किसने दिया था अगर पूछ लिया जाए तो? नाम देने वाले साइंटिस्ट थे नागेली। ओके, पहली चीज़। दूसरा, जाइलम की बात करें तो आप जाइलम से याद रखिए जल। जाइलम से क्या याद रखेंगे? जल। तो ये जो जाइलम है, दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये जल और खनिज का संवहन करते हैं। जल और खनिज का संवहन करते हैं। अच्छा, जल और खनिज का संवहन कहाँ से कहाँ करते हैं? तो सिर्फ एक ही दिशा में करते हैं। भूगर्भ से, जमीन से जल को और खनिज को लेकर के आएंगे और पत्तियों तक पहुंचाएंगे। ये काम किसका है? जाइलम का काम है। ओके, इतना सा आप याद रखिए। जाइलम अगर जल को और खनिज को लेकर आ रहे हैं तो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होंगे, और बहुत सारी कोशिका भी हम बात करेंगे, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम मृदुतक, इनके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और देख लें, जाइलम क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं। इस वजह से इनकी कोशिकाएं कुछ तो जीवित होती हैं और कुछ मृत होती हैं। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चार मैंने नाम लिए, वाहिका, वाहिनिकाएं सारे, इनमें दो प्रकार की हम कोशिका पढ़ेंगे। एक तो होंगी जीवित, ओके,
और दूसरी होंगी मृत। तो जीवित और मृत दोनों प्रकार की सेल्स से बनने वाले हैं आपके जाइलम। ओके, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं तो देखिए जाइलम जो है इनको कास्ट या लकड़ी भी कहा जाता है, लक्कड़ भी कहा जाता है। देखिए हमेशा आप देखिए जो आपका पेड़ है उसकी आप छाल या बार्क को हटा देते हैं, उसके बाद अंदर क्या है, लक्कड़ या कास्ट बचता है। उससे आप बहुत सारे आपके फर्नीचर बनाते हैं उसको काट करके, है ना, उसको छील करके। तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है, जाइलम ही तो है। और जाइलम को क्या बोल दिया जाता है, कास्ट बोल दिया जाता है, कास्ट या लकड़ी बोल दिया जाता है। और अगर इस लकड़ी में फूड जमा हो जाए, इस लकड़ी में भोजन संचित हो जाए, भोजन मतलब शर्करा या सुक्रोज, जो कि फ्लोएम निर्माण करता है, जो कि फ्लोएम संग्रहित करके रखता है। पत्तियां निर्माण करती हैं उस भोजन का और फ्लोएम उसको संग्रहित करके रखता है। तो जब इन कास्ट या लकड़ी में भोजन संग्रहित हो जाए तो उसको बोलते हैं बास्ट। क्या बोलते हैं, बास्ट। और फ्लोएम को बोला जाएगा बास्ट। ओके, तो इतना सा आप याद रखें, कास्ट या लकड़ी बोला जाता है किसको, जाइलम को। तीन चीजें हमने देखी, चार चीजें हमने देखी। एक तो नागेली नामक साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था जाइलम। जल और खनिज का ये क्या करते हैं, संवहन करते हैं। देखिए क्या करते हैं, संवहन, परिवहन मत बोलिएगा, संवहन करते हैं। दूसरा, जीवित और मृत कोशिकाएं इनमें पाई जाएंगी। इसके अलावा इनमें कास्ट या लकड़ी, इनको कास्ट या लकड़ी भी कहा जाता है। ओके, अगर जाइलम की बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, कास्ट या लकड़ी। संवहन का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, एक ही दिशा में किसी भी पदार्थ को पहुंचाना। मैं बात कर रहा हूं कि ये जल और खनिज को लेकर के और पत्तियों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है, ऐसी कौन सी संरचना है जो इस प्रकार का काम करेगी, नलिका युक्त संरचना है। नली होनी चाहिए तभी तो जल उसमें जा पाएगा। पाइपलाइन देखिए उनमें क्या जाता है, जल ही तो जाता है, पानी तो जाता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल के लिए नलिकाओं की जरूरत नहीं है। तो ये जो जाइलम है इनकी अगर संरचना पूछ ली जाए तो इनकी संरचना या इनका आकार नलिकाकार होता है। ये नलिका युक्त संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, नलिका युक्त संरचनाएं। ओके, इतना सा आप याद रखें, नलिका युक्त संरचनाएं होती हैं और पैनी संरचनाएं होती है, पैनी और लंबी। पैनी की जब हम बात करेंगे तो इसमें आएंगे आपके फाइबर, जाइलम फाइबर। अभी हम पढ़ने वाले हैं जाइलम फाइबर, है ना, इतना सा याद रखें। तो नलिका युक्त संरचनाएं होती हैं, लंबी होती हैं और कुछ पैनी भी इसमें होती हैं। मृत और जीवित सेल्स दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी जाइलम के बारे में। देखिए जाइलम को दारू उत्तक भी बोला जाता है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हिंदी में इसको दारू उत्तक बोला जाता है। ओके, चलिए जाइलम की ये 4-5 बातें हैं। जाइलम में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो इनकी कोशिकाएं पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाले जो ऊतक हैं वो जटिल ऊतक कहलाते हैं, जिन्हें जाइलम फ्लोएम भी कहा जाता है। और जटिल ऊतकों को ही वेस्क्युलर टिश्यू या संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ये जो खनिज पदार्थ हैं, जल है, फूड है, उसका संवहन एक ही दिशा में करते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं जाइलम के अंदर कौन कौन सी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। 4 प्रकार की कोशिकाओं के समूह इसमें पाए जाते हैं। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, वाहिनिकाएं या ट्रैकेट्स पहला, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, सबसे पहला पढ़ लेते हैं हम वाहिनिकाएं या ट्रैकेट्स। ये क्या होती है, देखिए ये वाहिनिकाएं जो हैं नलिका युक्त संरचनाएं होती है। मैंने कहा ना जल और खनिज को लेकर के ये आ रहा है, तो इसके पास क्या होनी चाहिए, नलियां होनी चाहिए। तो वाहिनिकाएं नलिका युक्त संरचनाएं होती हैं, नलिका समान संरचना। ओके, नलिका होंगी, लंबी होंगी और कैसी होंगी, ये नुकीले सिरों वाली होंगी। ओके, तो नलिका समान संरचना है, यही लिख देता हूं, लंबी है, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख जाएगी। नलिका समान संरचना है, लंबी है और कैसी है, नुकीली है। ओके, ये क्या करती हैं, यही जल और आपका जो खनिज पदार्थ है उसका संवहन करती हैं। इसी वजह से कैसी हैं, ये नलिका जैसी स्ट्रक्चर है। ओके, कैसी कोशिकाएं हैं ये, तो ये कोशिकाएं जो हैं, सबसे पहले तो ये देखिए इनकी जो कोशिका भित्ति है उन पर लिग्निन का जमाव होता है, और लिग्निन का जमाव जिन पे होगा वो कोशिकाएं कैसी होंगी, मृत होंगी। तो इनकी जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाओं का समूह है, इन पर लिग्निन का जमाव होता है। ओके,
और लिग्निन के जमाव के कारण ये कैसी होती हैं, मृत होती हैं। ये करती क्या है, मैंने अभी बताया, जल और खनिज का संवहन करती हैं। कैसे संवहन करती हैं, ऊर्ध्वाधर संवहन करती हैं। ओके, क्षैतिज नहीं करती, ऊर्ध्वाधर करती है, जड़ों से और पादप के पत्तियों तक करती हैं। ओके, कैसे करती हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती हैं। गुरुत्वाकर्षण कहाँ है, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की साइड लगेगा और ये ऊपर की साइड जल को लेकर के आ रही हैं। तो इनके लिए कौन सा फोर्स कार्य करेगा, इनके लिए वाष्पोत्सर्जन जो बल है ना वो कार्य करेगा। पत्तियों में पानी की कमी हुई तो स्टोमेटास खुले, उससे पानी जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल रहा है। पत्तियां जो है वापस फोर्स करेंगी किसको, जाइलम को, कि जल को खींचो, और ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करके और जल को ऊपर खींच लेगा। ओके, इतनी सी चीज। लिग्निन का जमाव है और मृत है। मैंने अभी बोला जाइलम जो है उनको कास्ट या लकड़ी कहा जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो ये वाहिनिकाएं है ना, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, यही क्या कहलाती हैं, आपकी कास्ट या लकड़ी कहलाती हैं। इन्हीं के कारण कास्ट या लकड़ी का निर्माण होता है। ओके, इतना सा याद रखें। तो ये नलिका समान संरचना है, लंबी और नुकीली होती हैं। लिग्निन का जमाव होता है और लिग्निन के जमाव के कारण कैसी होती हैं, मृत होती हैं या डेड होती हैं, और इन्हीं को लकड़ी या कास्ट कहा जाता है। देखिए अभी हमने कहा कि लिग्निन का जमाव इन पे होता है, तो लिग्निन के जमाव के आधार पर आपकी वाहिनिकाएं जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ। लिग्निन के जमाव के आधार पर ये जालिकावत, लिग्निन के स्थूलन बोल लीजिए, स्थूलन के कारण ये कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है जालिकावत, जाल जैसी स्ट्रक्चर, जालिकावत। ओके, दूसरा होता है आपका सर्पिलाकार, और तीसरा होता है इनमें दोस्तों वलयाकार। ओके, कैसी होती है एक बार स्ट्रक्चर देख लें। देखिए जालिकावत की बात करूं तो ये कोशिकाओं के समूह हैं, वाहिनिकाएं इन्हीं से बन रही हैं। इनके अंदर इस प्रकार की जालिकाएं पाई जाती हैं, और ये जालिकाएं किसके स्थूलन से बन रही हैं, ये लिग्निन के स्थूलन या लिग्निन के जमाव के कारण बन रही हैं। ओके, इस तरह की जालिकाएं पाई जाती हैं। ये तो हो गया जालिकावत। दूसरा होता है सर्पिलाकार, लिग्निन का जमाव कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से लिग्निन का जमाव होगा। और तीसरा होता है आपका वलयाकार, लिग्निन का जमाव कुछ इस तरह से होगा, वलय के आकार में होगा। तो ये 3 प्रकार की आपकी वाहिनिकाएं या ट्रैकेट्स होती हैं। ओके, मैं इनको एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं। देखिए जालिकावत होती है आपकी रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। सर्पिलाकार होती है स्पाइरल, और वलयाकार जो है आपकी हो गई एन्युलर। ओके, रेटिकुलेट, स्पाइरल और एन्युलर, जालिकावत, सर्पिलाकार और वलयाकार, 3 प्रकार की आपकी वाहिनिकाएं होती हैं लिग्निन के स्थूलन के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं आपके वाहिकाएं या वेसल्स। वाहिका या वेसल्स में क्या अंतर है, वाहिनिका और वाहिका में क्या अंतर है। देखिए वाहिनिका जो थी वो पैनी थी और लंबी थी और पतली थी, लेकिन ये जो है चौड़े सिरों वाली होंगी, कुछ इस तरह से होंगी, और एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। तो ये क्या है बीच वाली स्ट्रक्चर, यही क्या है आपकी वेसल्स है। ओके, वाहिकाएं हैं, कैसी होंगी, लंबी होंगी, चौड़े सिरों वाली होंगी, पैने सिरों वाली नहीं होंगी। तो लंबी और चौड़ी ये होंगी। ओके, इतनी सी बात आप याद रखें इसमें। ये भी क्या काम करती हैं, जल संवहन का ये कार्य करती हैं। जैसे आपकी वाहिकाएं, जैसे आपकी वाहिनिकाएं, वैसे ही वाहिकाएं जल संवहन का ये कार्य करती हैं। ओके, लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं और गर्ती होती है। इनमें बहुत सारे गर्त भी पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त जिन्हें बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया परिवेशित गर्त और सिंपल गर्त क्या होते हैं। परिवेशित बॉर्डर्ड पिट इनको बोलते हैं, परिवेशित, है ना, परिवेशित गर्त भी इनमें पाए जाते हैं। तो लंबी, चौड़ी और परिवेशित गर्त वाली बेलनाकार वाहिकाएं। अच्छा ये चीज़ और लिख लें, बेलनाकार भी ये होती हैं। ओके, जब हमने बोल दिया नलिका युक्त है, नलिका समान संरचनाएं हैं, तो नलिका कैसी होंगी, बेलनाकार होंगी।
ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। वाहिनिकाएं जो थी वो पैनी थी, सिरों पर से कैसी थी, पैनी थी, लेकिन वाहिकाएं कैसी हैं, वो बेलनाकार हैं और चौड़ी हैं सिरों से। ओके, और ये भी क्या काम कर रही हैं, जल संवहन का ही कार्य कर रही हैं। दूसरा अंतर क्या है, जो वाहिकाएं हैं, देखिए वाहिनिकाएं क्या थी, मृत थी, क्योंकि लिग्निन का जमाव था। इन पे भी लिग्निन का जमाव है, लेकिन ये मृत नहीं है। याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि अगर लिग्निन का जमाव है और वो जीवित कोशिका है तो उसमें क्या पाए जाएंगे, गर्त या छिद्र पाए जाएंगे। तो ये छिद्रित कोशिकाएं होती हैं। कैसी, छिद्रित कोशिकाएं होती हैं। ओके, होता है इन पे भी लिग्निन का जमाव है, लेकिन इनमें बहुत सारे छेद होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो भी रस है, पादप रस जो है वो आ सकते हैं अंदर और बाहर भी जा सकते हैं। तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। बस इतना सा फर्क है। पहली चीज, चौड़ी होती हैं ये और बेलनाकार होती हैं और छिद्रित होती हैं। लिग्निन का जमाव इनमें भी पाया जाएगा। वाहिका और वाहिनिका में इतना सा डिफरेंस है। छिद्रित होती हैं इस वजह से क्या है कि पौधे के भाग जो है बीच, कोई भी एक नली है तो बीच में जितने भी पार्ट्स पड़ रहे हैं उनको भी ये क्या करती है, नमी प्रोवाइड करती है। वाहिनिका है तो डायरेक्ट पत्तियों तक जो भी जल है, खनिज लवण उनको पहुंचाती है। ये बीच बीच में उसको फैलाते हुए चलती है। कौन, वाहिका है। इतना सा इसमें डिफरेंस है। क्योंकि ये छिद्रित है तो इनसे कैसी कास्ट बनेगी, छिद्रित प्रकार की कास्ट का निर्माण होगा। ओके, छिद्रित प्रकार की कास्ट का निर्माण होगा। तो ये कास्ट या लकड़ी, और कैसी लकड़ी, छिद्रित लकड़ी का निर्माण करती हैं। ये क्या है, आपकी वाहिकाएं हैं, वेसल्स हैं। इसके बाद आते हैं आपके जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। तो देखिए जाइलम फाइबर या जाइलम तंतु जो है, पहली बात तो तंतु समान संरचना है। और तंतु हमने इससे पहले भी पढ़े थे, कैसे थे, नुकीले थे और लंबे थे। क्या काम कर रहे थे, तो दृढ़ता या सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तो इनका काम क्या है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। ये जो वाहिकाएं, वाहिनिका हैं, इनसे चिपके हुए रहते हैं और इनको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं, स्टिक रहने का कार्य करते हैं, उनको मजबूती प्रदान करते हैं। तो यांत्रिक दृढ़ता ये प्रदान करते हैं जाइलम को। ओके, कैसे हैं, लंबे हैं और पैने हैं, लंबे और नुकीले या पैनी स्ट्रक्चर है। ओके, और दूसरा फाइबर है तो ये कैसे होंगे, चिपकी सेल्स होंगी, इनकी पतली सेल्स होंगी, पतली कोशिका झिल्ली होगी इनकी। ओके, या कोशिका भित्ति बोल लीजिए, पतली कोशिका भित्ति होगी, लंबे और नुकीले होंगे। और जाइलम फाइबर ऑलवेज, हमेशा कैसे होंगे, मृत होंगे, हमेशा मृत होंगे। ओके, और इन पर भी लिग्निन का जमाव होगा, इन पर भी लिग्निन का जमाव होगा। ओके, लंबे, नुकीले और पतले होंगे, लिग्निन का जमाव होगा और प्राय कैसे होंगे, ये मृत होंगे। और एक चीज़ और याद रखें, देखिए जाइलम फाइबर या तंतु जो है, इन्हीं को हम दृढ़ोत्तक भी बोलते हैं। इनसे बनने वाले जो ये जो सेल्स हैं जाइलम फाइबर या तंतु वाली, इनसे बनने वाले ऊतक भी क्या है, दृढ़ोत्तक है। और याद कीजिए दृढ़ोत्तक कैसे थे, मृत थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जाइलम फाइबर या तंतु दृढ़ोत्तक का उदाहरण भी है। ओके, जो दृढ़ोत्तक पढ़े थे अपन ने सहायक ऊतक में, उसका उदाहरण भी जाइलम फाइबर या तंतु है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, जाइलम पैरेन्काइमा पर। तो देखिए जाइलम मृदुतक की हम बात कर रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। एक बार याद कीजिए, पैरेन्काइमा हमने पढ़ा, मृदुतक ऊतक हमने पढ़े, टिश्यूज हमने पढ़े, क्या था उनमें, वो भोजन संग्रहण और भोजन के निर्माण में सहायता कर रहे थे। ये भी क्या करेंगे, ये भोजन के संग्रहण में सहायता करेंगे, इनमें भोजन स्टोर होगा आकर के, भोजन संग्रहण का काम करेंगे। ओके, तो जो भी भोजन बनेगा, फ्लोएम जो भोजन लेकर के आएगा पत्तियों से, वो संग्रहित किस में होगा, इन जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा में। मृदुतक सेल्स कैसी थी, कोमल थी। ओके, तो ये भी कैसी होंगी, सॉफ्ट या कोमल कोशिकाएं होंगी, कोमल होंगी। उसके अलावा पतली कोशिकाएं होंगी। ओके, इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होगी वो पतली होगी, कोमल होगी, सॉफ्ट होगी, और ये क्या काम करेंगे, भोजन संग्रहण या भोजन संचयन का ये कार्य करेंगे। इनकी कोशिका भित्ति की अगर आकार पूछ लिया जाए तो वो अंडाकार या लंबी होती हैं। कैसी होती हैं, अंडाकार होंगी। ओके, ओवल शेप, या लंबी होंगी इस तरह से। ओके, या तो गोल होंगी, अंडाकार, और इस तरह से लंबी खिंची हुई कोशिकाएं होंगी, किसकी, जाइलम मृदुतक की। और ये जो है, ये जो आकार है, ये किसके कारण होता है, ये भोजन संग्रहण के कारण होता है। जितना ज़्यादा भोजन स्टोर होगा उसकी आकृति वैसी ही होती जाएगी। क्या है ये, पैरेन्काइमा है। और पैरेन्काइमा ऊतक कैसे थे, पैरेन्काइमा ऊतक जीवित ऊतक थे।
ओके, तो पैरेन्काइमा हमेशा जीवित ऊतक थे, इतना सा आप याद रखें। और ये जो पैरेन्काइमा है ये सॉफ्ट है, इसमें भोजन संचयन हो रहा है। इसके अलावा ये जो जल का अर्य संवहन करती है, क्या करती है, वाटर का क्षैतिज फ्लो करती है। जैसे कि कोई पादप है उसमें ऊर्ध्वाधर फ्लो तो हो रहा है जमीन से और पानी पत्तियों तक तो जा रहा है, लेकिन पत्तियों से फैलना भी तो चाहिए। तो ये किसी पादप में इस तरह से स्टोर्ड फूड को रख रही है, तो इसमें जो जल होगा उसका अर्य संवहन इस तरह से संवहन करेगी। तो जल का अर्य संवहन कौन करता है, जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा करता है। अर्य संवहन आप समझ गए, परिधि पर फैलाना, उसको पूरी परिधि पर फैलाना, परिधि को सॉफ्ट रखने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम मृदुतक करता है। ओके, अब जानते हैं हम फ्लोएम के बारे में। देखिए फ्लोएम क्या है, फ्लोएम से आप याद रखिए फूड, क्या याद रखेंगे, फूड। तो ये जो पत्तियों में फूड बनता है उसको शरीर के पादप शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ओके, फूड कहाँ बनता है, पत्तियों में। कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। लीफ जो है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। और ये जो फूड है इसको सुक्रोज या शर्करा के रूप में ये संचारित करता है। ओके, सुक्रोज या शर्करा के रूप में फ्लोएम पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये चीज़ याद रखने वाली है। पूछ लिया जाता है कि किस रूप में फ्लोएम जो है फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, तो सुक्रोज या शर्करा के रूप में। फूड क्या है, फूड है कार्बनिक पदार्थ। फूड क्या है, वो कार्बनिक पदार्थ जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बन रहा है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल सुक्रोज में परिवर्तित होकर के फ्लोएम द्वारा पूरे पादप शरीर में पहुंचाया जाता है। इतना सा काम है फ्लोएम का। अच्छा, मैंने कहा कि ये फ्लोएम जो है पादप शरीर में फूड को पहुंचाता है, तो फूड को पहुंचाने के लिए इसके पास भी काफ़ी सारी कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होनी चाहिए, तभी तो ये जटिल ऊतक है। जो भी कोशिकाएं फूड को कंटेन करेंगी, फूड को लेकर जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, बास्ट कोशिकाएं। तो फ्लोएम को बास्ट या लेप्टम भी कहा जाता है। ओके, ये पूछ लिया गया था, इसको बास्ट या लेप्टम भी कहा जाता है। ओके, A part which contain food material, a part which contain food material is called bast। ऐसा पादप का भाग जो कि खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, वही क्या कहलाते हैं, बास्ट या लेप्टम कहलाते हैं। ओके, फ्लोएम जो है ये दो प्रकार के हैं, प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम। प्राथमिक और द्वितीयक, ऐसे ही जाइलम भी थे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक क्यों बोल रहे हैं, जब नवोद्भिद पादप है, कोई नया पैदा हुआ पादप है, ओके, तो उसके अंदर जड़ और तने कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो उनके अंदर की जाइलम और फ्लोएम को क्या बोल दिया गया, प्राथमिक। और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, द्वितीयक वृद्धि हो गई, अब आप अच्छे से समझने लग गए हो द्वितीयक वृद्धि क्या है, तो द्वितीयक वृद्धि के टाइम पे जो फ्लोएम या जाइलम होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक जाइलम कहलाएंगे। ओके, द्वितीयक जाइलम कहलाएंगे। देखिए, प्राथमिक जाइलम फ्लोएम हो या द्वितीयक जाइलम फ्लोएम हो, इनकी उत्पत्ति किसी से तो हुई है। तो प्राथमिक जाइलम या प्राथमिक फ्लोएम दोनों की उत्पत्ति प्राक एधा से हुई है, प्रोकैम्बियम। और प्राक एधा मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ओके, जब हमने विभजोतक पढ़े थे तो प्राक एधा अच्छे से पढ़ा था, इसको बोला जाता है प्रोकैम्बियम। ओके, और जो द्वितीयक जाइलम हो चाहे द्वितीयक फ्लोएम हो, इनका हुआ है संवहन एधा से। संवहन एधा को क्या बोलेंगे, वेस्क्युलर कैम्बियम। ओके, प्राक एधा क्या है, प्राक एधा है पार्श्वीय जो ऊतक थे, पार्श्वीय जो विभजोतक थे, उनसे पहले ऐसे विभजोतक जो कि विभाजन की क्षमता रख रहे हैं। तो कोई नवोद्भिद पादप है, उसमें पार्श्वीय विभजोतक तो जल्दी बनने वाले नहीं है, या मैं बोल दूं प्राथमिक जो पार्श्वीय विभजोतक थे उन्हीं को क्या बोल दिया गया, प्राक एधा बोल दिया गया, प्रोकैम्बियम बोल दिया गया। ओके, इसके अलावा जो संवहन एधा मतलब जो संवहन बंडल्स का निर्माण कर रही है, जो वेस्क्युलर बंडल कौन कौन से, फ्लोएम और जाइलम, उनका निर्माण कर रही है, उसको बोल दिया संवहन एधा। ऐसे पार्श्वीय ऊतक जो कि संवहन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे पार्श्वीय विभजोतक जो कि संवहन स्थायी जटिल ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं, वो संवहन एधा से बनते हैं। ओके, जो फ्लोएम है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, या 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। जैसे जाइलम बना था, चलिए चारों को एक बार
पढ़ लेते हैं। तो देखिए 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे कौन बने हुए हैं, फ्लोएम ऊतक बने हुए हैं। कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली है चालनी नलिका या सीव ट्यूब। ओके, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही दूसरी सह या साथी कोशिकाएं जो इनकी सहायता करेंगी। चालनी मतलब छलनी, छानने का कार्य करेंगी। दूसरी है सह या साथी कोशिकाएं, ये इनकी सहायता करेंगी। ओके, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिनमें फूड स्टोर होगा। ओके, दूसरे हैं फ्लोएम तंतु जो कि मृत होंगे, फाइबर्स होंगे जो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेंगे। सीधी सीधी सी 4 बातें हैं। इनको थोड़ा से अपन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि फ्लोएम में से सवाल काफ़ी सारे पूछ लिए जाते हैं। पहला है आपका चालनी नलिका या सीव ट्यूब। क्या है ये, छलनी समान संरचनाएं हैं। ये बेलनाकार संरचनाएं हैं, लंबी और बेलनाकार संरचनाएं हैं, लंबी चौड़ी और बेलनाकार संरचनाएं। किस प्रकार की संरचना, वैसे फोटो दिख गई होगी, इस प्रकार की संरचना, इनमें चालनी बनी हुई होती है। इस तरह से थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं इसको। इस तरह से चालनियां बनी हुई होती हैं इनमें। ये यहाँ से ये इस तरह से जुड़ी हुई होंगी, ये चालनियां बनी होती हैं। ये क्या है, इनमें छिद्र हैं बहुत सारे। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, चालनी नलिका। छलनी जैसी संरचना होती है इनकी। छलनी देखिए, चाय छानने वाली छलनी, छलनी जैसी संरचना इनकी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो पूछ ली जाती है, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। ओके, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, छलनी जैसी संरचनाएं होती हैं और केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा सीधी सीधी सी बातें, केंद्रक अनुपस्थित है, जीव द्रव्य सघन है, रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी पाई जाएंगी, ये सारी चीज़ तो इसमें है ही है। एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं उनमें चालनी नलिकाएं नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सारे हम जब पादप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी जो हैं, जिनके बीजों के ऊपर क्या है, फल का आवरण नहीं पाया जाता, वह क्या है, अनावृत बीजी। तो जो जिम्नोस्पर्म पादप है, इन जिम्नोस्पर्म पादपों में चालनी नलिका नहीं होती, इनमें होती है सीव सेल्स या चालनी कोशिकाएं। ओके, सीव सेल्स कोशिकाओं जैसी स्ट्रक्चर होती है, नलिका समान संरचना ना बनाकर गोल गोल कोशिका समान संरचनाएं ये बनाती हैं। इस वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है, चालनी कोशिका या सीव सेल्स। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में चालनी नलिका की जगह क्या होती हैं, चालनी कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की चालनी नलिका एक के ऊपर एक रखी होती है, जैसे ये हो गई, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और। तो ये जो बीच की जो ये प्लेट है ना, इस प्लेट को क्या बोल दिया जाता है, चालनी प्लेट। क्या बोल दिया जाता है, चालनी प्लेट। इस चालनी प्लेट पर सर्दियों में जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, वहाँ के पादपों में चालनी प्लेट पर एक सॉल्यूशन का जमाव हो जाता है। उस सॉल्यूशन को बोला जाता है कैलोज। क्या बोला जाता है, कैलोज का जमाव हो जाता है। और ये कैलोज के कारण चालनी नलिकाएं बंद हो जाती हैं। इनमें फूड का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है सर्दियों में। जब वसंत ऋतु आती है वापस से, तो ये कैलोज जो है वो साफ हो जाता है और चालनी नलिका वापस काम करने लग जाती है। ओके, तो क्या हो, सुषुप्त अवस्था में चली जाती है चालनी नलिका, जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है ऐसे जगह पर। तो देखिए क्या क्या चीज़ है, लंबी बेलनाकार होती है, छलनी समान संरचना है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, फिर भी ये वर्क कर रही हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी सहायता करने वाली जो कोशिका है, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स, उनमें केंद्रक उपस्थित होगा और वो जो है गर्त के माध्यम से इनसे जुड़ेंगी। दूसरी क्या है आपकी, सहकोशिकाएं। सहकोशिका केंद्रक युक्त होती हैं, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है और ये केंद्रक सहकोशिकाओं के साथ तो वर्क करता ही है, साथ ही जो आपकी चालनी नलिका जिनमें फूड का फ्लो हो रहा है, चालनी नलिका करती है फूड का फ्लो करती है सुक्रोज के रूप में, है ना, शर्करा के रूप में। तो कैसे करेंगे, दिमाग तो होना चाहिए। वो दिमाग कहाँ पे होता है, सहकोशिकाओं के अंदर होता है। तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और ये जो सहकोशिका है, ये आपकी चालनी नलिका जो है, इनसे, ये चालनी नलिका है आपकी, इन चालनी नलिकाओं से गर्तों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। इस तरह से गर्त होते हैं और उनके माध्यम से ये जुड़ी हुई होती है और इनमें क्या पाया जाता है,
केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है और ये गर्त के माध्यम से इनसे चालनी नलिकाओं से जुड़ी हुई होती है। क्या करती हैं, तो जो भी सॉल्यूशन का फ्लो हो रहा है, जो भी सुक्रोज का फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करती हैं। ये क्या करती हैं, ये चालनी नलिकाओं को नियंत्रित करती हैं, गर्तों के माध्यम से जुड़ी होती हैं एक तो, और गर्तों के माध्यम से किससे, चालनी नलिका से जुड़ी हुई होती हैं। और तीसरा, चालनी नलिका के फ्लो को नियंत्रित करती हैं, तो सीव ट्यूब जो है, सीव ट्यूब्स को कंट्रोल करती हैं ये। ओके, ये तीन चीज़ें आप याद रखना। सहकोशिका के अंदर पूछे जाने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म की हमने बात करी, जिम्नोस्पर्म जो है उसमें चालनी नलिका नहीं होती, चालनी कोशिकाएं होती हैं, तो वहाँ पर सहकोशिका भी नहीं पाई जाती, वहाँ पर पाई जाती है स्ट्रासबर्गर या एल्बुमिन कोशिकाएं, एल्बुमिन या स्ट्रासबर्गर कोशिकाएं। ओके, और ये क्या करती हैं, स्ट्रासबर्गर या एल्बुमिन कोशिकाएं, ये वहाँ की चालनी कोशिकाएं जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं। किस में पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक पादप है ऑस्ट्रोबेलिया, इस पादप के अंदर आपकी जो ये सहकोशिकाएं ये प्रेजेंट ही नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑस्ट्रोबेलिया पादप के अंदर ये जो सहकोशिकाएं हैं, कंपेनियन सेल्स जो हैं, ये अनुपस्थित होती हैं, होती ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा को। देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक की बात आई मतलब कोमल टिश्यूज़ होंगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे। ये कोमल तो होते ही हैं, साथ में देखो दोस्तों आप याद कीजिए, अपन ने जब जाइलम की बात करी थी, जाइलम मृदुतक की, तो वो क्या कर रहे थे, वो जल का अर्य संवहन कर रहे थे। ये फूड का अर्य संवहन करेंगे, भोजन का, कार्बनिक पदार्थ का अर्य संवहन करेंगे। ये कार्बनिक पदार्थ का अर्य संवहन कौन करेगा, फ्लोएम मृदुतक करेंगे। अर्य संवहन आप समझ गए होंगे, पार्श्व में फैलाना, लंबवत नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, पार्श्व में फैलाना। तो कार्बनिक पदार्थ का ही क्या करेंगे, अर्य संवहन करेंगे। कैसे होंगे ये मृदुतक, अब तो आप ही बता सकते हैं, जीवित होंगे, है ना। और इन्हीं में दोस्तों फूड रहता है, इन्हीं में क्या रहता है, फूड रहता है, फूड स्टोर रहता है। और फूड अगर इनमें स्टोर रहेगा तो इन्हीं के कारण फ्लोएम को क्या कहा जाता है, बास्ट या लेप्टम कहा जाता है। ओके, तो इनको फ्लोएम मृदुतक को बास्ट मृदुतक भी कहा जाता है। ओके, इतना सा याद रखिएगा, फ्लोएम मृदुतक को बास्ट मृदुतक कहा जाता है। ये कोमल होते हैं, लंबे होते हैं। ओके, कार्बनिक पदार्थ का अर्य संवहन करते हैं और जीवित प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इसके अलावा एक बीजपत्री जो पादप है उनमें और द्विबीजपत्री के रेननकुलेसी फैमिली जो है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रेननकुलेसी फैमिली भी पढ़ेंगे। ओके, बस इतना सा याद रखें अभी कि एक बीजपत्री पादप है और द्विबीजपत्री पादप की, एक बीजपत्री पादप में तो है ही नहीं, द्विबीजपत्री पादप की रेननकुलेसी फैमिली जो है, उस रेननकुलेसी फैमिली में जाइलम मृदुतक एब्सेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता ही नहीं है। इसके बाद आते हैं आपके फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम तंतु कैसे होंगे, मृत होंगे, नुकीले होंगे और लंबे होंगे, जैसे आपके जाइलम तंतु थे उसी तरह से फ्लोएम फाइबर। अच्छा, मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये फाइबर या तंतु क्या काम आ रहे हैं। ये फाइबर या तंतु जो है आपकी रस्सियाँ, जूट की रस्सियाँ, वो सारी चीज़ें इनसे ही तो बन रही हैं। दूसरा, ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं पौधे के अंदर, ये सारी चीज़ें बार बार लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो फाइबर जो है ये लंबे होते हैं और मृत होते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये मृत होते हैं और मृत सेल्स ही क्या कहलाती हैं, दृढ़ ऊतकी कोशिकाएं। तो ये दृढ़ ऊतकी जो ऊतक हैं उनसे निर्मित होते हैं। इसके अलावा क्या होंगे, मृत होंगे तो इन पर क्या होगा, लिग्निन का जमाव होगा। ओके, मृत होंगे, दृढ़ ऊतकी कोशिकाओं के बने होंगे तो लिग्निन का जमाव होगा। इसके अलावा प्राथमिक फ्लोएम की एक स्पेसिफिक बात, प्राथमिक फ्लोएम क्या, फ्लोएम फाइबर की एक स्पेसिफिक बात कि ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते, प्राथमिक फ्लोएम में ये एब्सेंट होते हैं।
ये बनते हैं द्वितीयक फ्लोएम के टाइम में। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब ये फाइबर बनते हैं। तो जो नवोद्भिद पौधा है उसमें ये नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ चालू हो गई तो फ्लोएम फाइबर बनना चालू हो जाते हैं, मृत होते हैं और क्या करते हैं, ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। किसको? फ्लोएम को यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं फ्लोएम को। ओके, जब सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जब एक नवोद्भिद पादप है तो फाइबर इसमें नहीं पाए जाते, सेकेंडरी ग्रोथ में पाए जाएंगे। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी पादप की तब ये फाइबर्स निकाले जाएंगे और क्या काम आएंगे, तो मैंने अभी बताया ना, फाइबर जो है वो रस्सी बनाने के, जूट हो गया आपकी हेम्प, इनकी रस्सियाँ बनाने के काम आते हैं ये, है ना अपने तो। और दूसरा पादप की बात करें तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। सिंपल सी बातें, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे जो ऊतक हमने पढ़े थे उन सब में यही बातें हमने पढ़ी थी, है ना। उन्हीं सबसे तो ये जो ऊतक है जाइलम फ्लोएम वो बन रहे हैं। ओके, इसलिए देखिए दृढ़ ऊतक ही ऊतक से बन रहे हैं इस तरह से। तो ये हो गए आपके जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट। अब एक बार जाइलम और फ्लोएम जो है इनमें अंतर हम देख लेते हैं, अंतर पूछ लिए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम में अंतर हम देख लेते हैं और उसके बाद जाइलम फ्लोएम जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। सबसे पहली बात, जाइलम जो है वो जल और खनिज का संवहन करता है, लेकिन ये फूड का शर्करा के रूप में संवहन करता है। फूड कौन सा होता है? पत्तियों में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ। ओके, इसके अलावा जो संवहन है वो वाहिकाएं और वाहिनिकाओं के द्वारा जाइलम में संपन्न होता है, लेकिन इसमें चालनी नलिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। जाइलम में बात करूं तो मैं यूनिडायरेक्शनल संवहन होता है, एक ही दिशा में संवहन होता है। कैसा होता है? एक ही दिशा में संवहन होता है। ओके, एक ही दिशा में और एक ही बार पानी आया और पत्तियों तक चला गया, एक ही बार हुआ और एक ही दिशा में हुआ। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, जो पत्तियों से और पादप के जितने भी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, अन्य जो भाग हैं, जड़ हैं, उनमें क्या जाता है? फूड जाता है। तो मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है, लेकिन एक ही बार हो रहा है। क्या वापस से आ जाता है वो फूड? नहीं आता। अगर वापस से आ जाता तो उसको क्या बोलते थे? परिवहन। कि वापस जा रहा है और उसी जगह पर फूड वापस आ रहा है तो परिवहन। लेकिन इसको क्या बोला? संवहन। तो देखिए मल्टी डायरेक्शनल बट वन टाइम, एक ही बार होता है, एक बार गया फिर उसके बाद दूसरा फूड आएगा। ओके, जाइलम जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया है, मैं बता चुका हूँ आपको। स्टोमेटास क्या करते हैं? स्टोमेटास खुलेंगे, पानी बाहर निकलेगा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से और वो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा। अब जो पत्ती है उसको और पानी की ज़रूरत है तो वो जाइलम को आदेश देगी कि पानी और दो, खिंचाव उत्पन्न करेगी। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उसे कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होगा जो कि एक भौतिक प्रक्रिया है। और देखिए इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे तो इसको क्या बोल दिया गया? भौतिक प्रक्रिया। तो जो जाइलम फ्लोएम के वाहिकाएं वाहिनिकाएं थी उन पे खिंचाव पड़ेगा और वो जल को, खनिज पदार्थ को खींच करके और पत्तियों तक ले आएंगी। क्या ऐसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में जो भौतिक प्रक्रिया उसमें ऊर्जा खर्च होगी? नहीं होगी, खिंचाव ही तो हो रहा है। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया जो होगी उसमें ऊर्जा खर्च होगी। रासायनिक प्रक्रिया कैसी है? परासरण दाब के कारण हो रहा है। ओके, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये जा रहा है। ओके, तो फ्लो किस तरह से हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन की तरफ जो आपकी शर्करा है या कार्बनिक पदार्थ जो है उसका फ्लो हो रहा है। रासायनिक प्रक्रिया है और रासायनिक प्रक्रिया में हमेशा ऊर्जा खर्च होती है। ओके, दूसरा जो ये जाइलम है ये वेस्कुलर बंडल के केंद्र में होते हैं। अर्थात देखिए जाइलम फ्लोएम एक साथ होते हैं, ये जाइलम है तो यहाँ पे फ्लोएम है, ये एक साथ साथ होते हैं, इनके बीच में और सेल्स का आवरण होता है। तो जाइलम जो है वो तो केंद्र में पाया जाता है, जाइलम तो क्या है? सेंटर में पाया जाता है। लेकिन जो आपका फ्लोएम है वो परिधि पर पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल की परिधि पर ये पाया जाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा? जाइलम जो थे इनके फाइबर छोटे होते हैं फ्लोएम की अपेक्षा। फ्लोएम के फाइबर बड़े होंगे, जाइलम के फाइबर छोटे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और यही इनके क्या हैं? डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। ओके, तो आज कंप्लीट होता है आपका जाइलम और फ्लोएम और स्थायी ऊतक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतकों के बारे में, 4 ऊतक हम पढ़ेंगे उसमें। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी और आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। इसके साथ साथ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही गए होंगे पिछले चैप्टर के। इस चैप्टर के भी कंप्लीट होते ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।